हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के सेक्शन में हम लोग सीखेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको क्लासिकल जो ट्रीट किया गया है वो ड्रूड और लोरेंज इनके द्वारा किया गया है। सो इसकी जो थ्योरी है उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनके जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट कितना होगा, कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जिन साइंटिस्ट ने बताया है वो साइंटिस्ट हमारे पास हैं 1900 के अंदर बताया है ड्रूड और लोरेंज ने, जिन्होंने कंसिडर किया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है इनसाइड द कंडक्टर और द मेटल, ये हमारे पास कैसा रहेगा, क्लासिकल। ये भी अज्यूम करता है ये कि जो पोटेंशियल होगा, जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द लेटिस आयंस इंटरेक्शन, वो कैसा रहेगा हमारे पास, पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पहली थ्योरी हमारे पास आई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी रहेगी वो 1928 में आई है, विच इज गिवन बाय समरफील्ड। इसकी जो थ्योरी है ये क्वांटम आइडिया पर बेस्ड है। यहाँ पर क्लासिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो थ्योरी है उसमें जो काइनेटिक थ्योरी हम लोगों ने स्टडी किया है उसका कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग उठाएंगे। साथ में मेटल्स के बारे में हम लोग क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, करंट इंटेंसिटी। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट में जो समरफील्ड थ्योरी है 1928 की, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया गया है क्वांटम पार्टिकल्स, यानी कि ये फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम आइडिया है। नेक्स्ट, पोटेंशियल अभी भी क्या माना है, कांस्टेंट ही माना है। नेक्स्ट इसके बाद इसी साल 1928 में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं ब्लॉक, जिसकी थ्योरी हम लोगों ने स्टडी भी किया था, जिसने अगेन क्वांटम आइडिया ही लिया इलेक्ट्रॉन्स का, बट इस बार इसने एज्यूम किया कि पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है, वो कैसा रहेगा, पीरियोडिक। पोटेंशियल विल बी पीरियोडिक। ठीक है, तो सक्सेस जो है इसमें भी मिला है, फेलियर भी थे इसके, यहाँ भी हमें सक्सेस मिला है, फेलियर्स भी हैं इसके, सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आज वो हम स्टडी करने वाले हैं वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स, जो कि किसके द्वारा दी गई है, ड्रूड एंड लोरेंज। तो ये थ्योरी हमें किसके बारे में बताती है, ये थ्योरी सक्सेसफुली हमें एक्सप्लेन करती है एक तो ओम्स लॉ, यानी जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स के अंदर, ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। ओम्स लॉ आप ऐसा कह सकते हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, दैट मीन्स J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये हमारे पास रहेगा ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, आल्सो इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ओम्स लॉ। इसके अलावा हमारे पास जो सक्सेस मिला है इसके अंदर वो है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी ये बिल्कुल सही तरीके से बताता है किस प्रकार से टेम्परेचर के साथ वेरिएशन इसका होता है मेटल्स के केस में। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास, यहीं से ही दोनों का जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो ये हमें एक कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा होता है, और एक कांस्टेंट जो कि हम लोरेंज नंबर पढ़ेंगे वो हमारे पास होता है, एंड दैट लॉ इज वेडमैन फ्रेंज लॉ। ठीक है, तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम इसको। इसके अलावा यहाँ हमारे पास में यही सब चीज़ें सक्सेस के रूप में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। जबकि इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होता है मेटल्स का, वो टेम्परेचर के साथ जिस प्रकार से वेरी करता है वो हमें एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन अलग मिलता है, और जो थ्योरेटिकल हम यहाँ पर देखते हैं वो हमें अलग मिलेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अलावा जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, बैंड्स के बारे में ब्लॉक ने बताया था यहाँ पे जब पोटेंशियल को पीरियोडिक अज्यूम किया था। ठीक है, तो जो बैंड थ्योरी है
यानी कि कोई भी हमारे पास जो सॉलिड है वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा। इसका क्लासिफिकेशन इससे पहले हमें नहीं पता था जब तक हमें बैंड थ्योरी स्टडी नहीं किया था। और बैंड्स जो बनना है वो एक क्वांटम आइडिया है, कब, जब पोटेंशियल हमारे पास कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। तो ये ब्लॉक के केस में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, फेलियर्स हैं, और ये हमारे पास इसके सक्सेस हैं। अभी देखिए हम इसका जो पहला सक्सेस है यानी कि ओम्स लॉ, उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सक्सेस 1 ओम्स लॉ। अच्छा, इस थ्योरी के एजम्पशंस अगर आपसे कोई पूछे तो इस थ्योरी के एजम्पशंस आप लोग एज्यूम करिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका किसी भी कंडक्टर या मेटल के अंदर जब वो जा रहे हैं तो पोटेंशियल को कांस्टेंट मानते हुए आप एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन सेम होता है जैसे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स का होता है किसी कंटेनर के अंदर। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन और लेटिस आयंस के बीच में कोलिजन होगा तो वो कोलिजन हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी रैंडम डायरेक्शंस में जा रहे हैं तब तक जब तक आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर वो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है और फिर उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक स्टेडी स्टेट वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव करने लग जाते हैं। क्लास 12th की भी थ्योरी है थोड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक अजम्पशंस थे। अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ में इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, मेटल है, और आपने उसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर रखा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्टेंस या फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा डिस्टेंस बाय टाइम। ये वो डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन्स चलेगा इन टी टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर अंडर द अप्लायंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टी टाइम, ठीक है। तो यहां एस का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन्स कितनी रही होगी, 0 ही रही होगी ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा हाफ ए टी, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ ए टी, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ कि जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर एम ए वो बराबर रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है ई इंटू या क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं ई बाय एम, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम, तो टाइम हमारे पास रहेगा, टाइम को आप लिख सकते हैं यहां से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस हमारे पास रहेगा s, ठीक है, एंड डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस, तो मीन फ्री पाथ चलेगा, ठीक है। डिस्टेंस s नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअल में क्या है जब कोलिजन वो कर रहा होगा ना तो उसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन वो होता है फ्री पाथ। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो आप मीन फ्री पाथ जो है वो अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम है ना ये, तो टाइम हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा और डिवाइड बाय वेलोसिटी हमारे पास, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देख रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसका एक्सप्रेशन सेम रहेगा जैसे हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारे पास होता है अंडर रूट में 8 kT डिवाइड बाय पाई एम, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हो गया, इसके अलावा जो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया, ठीक है। वो हम एमबी स्टैटिस्टिक्स में जो डील करते हैं वही सेम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये टाइम, इस प्रकार से लिखा है इसको, ओके। अब हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, क्योंकि हमें मेनली तो J इज इक्वल टू सिग्मा ही था, यानी कि जो J है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इसे हमने प्रूव करना है। तो हमें तो J फाइंड आउट करना है, करंट डेंसिटी विच इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। और करंट का एक्सप्रेशन ये क्लास 12th में आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, NEAVD, ये हमारे पास होता है डिवाइड बाय A, ठीक है। आप एरिया से ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा NE, और ये जो VD का एक्सप्रेशन है वो आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो हमारे पास होगा हाफ EE लैम्डा डिवाइड बाय M, इसे मैं V ही लिख देता हूं, ठीक है। आप समझ जाइएगा इसको एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां से जो M है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किस प्रकार से, देखिए जो एमबी स्टैटिस्टिक्स है उसमें काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं,
गैस मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक थ्योरी एप्लीकेबल है, इक्विपार्टीशन थ्योरम भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम लोग जानते हैं कि जो हाफ mv² है ये बराबर होना चाहिए 3/2 kT। ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। एक्चुअल में यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, एंड दिस इज इक्वल टू बाय इक्विपार्टीशन थ्योरम डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड हाफ kT। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास हो जाएगा। सो m का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दीजिए। तो m का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, सो 3 kT डिवाइड बाय यहाँ से हो गया v²। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा j का वैल्यू, j इज इक्वल टू ne² e लैम्डा डिवाइड बाय 2v और मल्टीप्लाइड 3 kT और मल्टीप्लाइड v²। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो ne² e लैम्डा v डिवाइड बाय 6 kT। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया है j का। ओके, और हम देख सकते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो जो बाकी इसके अलावा जो टर्म रह गया है, दिस टर्म कंप्लीट, ये जो टर्म हमारे पास रह गया, ये हमारे पास क्या रहेगा? सिग्मा, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दो तरह की कंडक्टिविटी होती है, एक इलेक्ट्रिकल, दूसरी थर्मल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन भी यहाँ से आ गया है सामने, जो कि हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखने भी वाले थे। ठीक है, क्योंकि वो उसका सक्सेस नंबर 2 है। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन भी आप आसानी से देख सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर केस ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स। ठीक है, तो मेनली तो मुझे यहाँ से ओम्स लॉ को वेरीफाई करना था और वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेस नंबर 2 की बात करते हैं। इन द नेक्स्ट केस सक्सेस नंबर 2, सो हमने देखा भी यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, देन दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, ये रिलेशन होता है इस वजह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है। इस आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स और जो लेटिस के आयंस जो मौजूद हैं फिक्स्ड इन केस ऑफ द मेटल्स, उनके बीच कोलिजन भी बढ़ेगा। और क्योंकि कोलिजन इंक्रीज होगा, दैट मीन्स हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होगी, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी हमारा इंक्रीज करना चाहिए, ओवरऑल जो कंडक्टिविटी होगा वो डिक्रीज करेगा। और यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें सिग्मा वर्सेस टी का और इसके अलावा रो वर्सेस टी का, तो हमारे पास ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से, ये डिक्रीज करेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास में इंक्रीज करेगा इस प्रकार से। ग्राफ ओरिजिन से मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज एक्चुअल जो रिलेशन होता है रो और टी के बीच में, वो हमारे पास होता है रो इज इक्वल टू ρ0 1 + α dt। एक्चुअल रिलेशन ये होता है कंडक्टर्स के केस में। ठीक है, अब देखिए ये जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है, ये रिलेशन आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो वेरिएशन है वो आपने देखा नहीं अभी, क्योंकि कुछ और कंडीशंस भी लेटिस आयंस के अलावा डिपेंड करती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस, मेटल्स के अंदर जो डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस हैं उनकी वजह से भी हमारे पास जो कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास प्रभावित होती है। ठीक है, तो अगर हम जनरली ये ग्राफ सभी मेटल्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स के लिए ये ग्राफ को थोड़ा सा चेंज भी हम लोग करते हैं। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से। ठीक है, रो वर्सेस टी का, तो ये कुछ मेटल्स के लिए ये इस प्रकार से होता है, कुछ मेटल्स के लिए इस प्रकार से होता है। बट हम डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस को नहीं भूल सकते हैं, इसका हमें रेजिस्टिविटी अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो मेन हम जो ग्राफ पढ़ रहे हैं, ये वाला ग्राफ, ये इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स के कारण ही आता है। लो टेम्परेचर पर किस प्रकार से रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है वो पता होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर पर कैसे वो आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन जो आप देख रहे हैं रो वर्सेस टी का, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो टी आ रहा है, ये रिलेशन हमेशा वैलिड नहीं है, हर एक टेम्परेचर पे वैलिड नहीं है। तो हर एक टेम्परेचर पे कौन सा रिलेशन वैलिड रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी हमने स्टडी किया कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो 2 फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा है। रेजिस्टिविटी ड्यू टू फोनॉन्स, लेटिस जो होता है जब वो थर्मल एनर्जी हमारे पास होता है उस समय पे क्या करते हैं कि जो फोनॉन्स जो है
वो हमारे पास में क्वांटाइज्ड एनर्जी की तरह बिहेव करते हैं। मतलब लेटिस आयंस है हमारे पास, लेटिस मौजूद है, उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी और वाइब्रेशंस करना जब शुरू करेगा तो ये इन टर्म्स ऑफ फोनॉन्स ही करता है, ठीक है, क्योंकि क्वांटाइज्ड पार्टिकल तो होना चाहिए जिसके माध्यम से ये वाइब्रेट करेगा, तो सॉलिड्स के अंदर फोनॉन्स होते हैं इस प्रकार के। प्लस में रेजिस्टिविटी डिफेक्ट्स की वजह से भी होता है, डिफेक्ट्स या इंपरफेक्शंस। अगर मान लीजिए सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स या इंपरफेक्शंस हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर जा रहा है वो स्कैटर करेगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उसकी वजह से भी हमें रेजिस्टिविटी का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब मेन बात यह है कि इंप्योरिटीज या डिफेक्ट्स की वजह से ये जो रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है, जैसे हम रेजिडुअल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। जबकि ये वाला जो टर्म है फोनॉन्स की वजह से, लेटिस की वजह से, ठीक है, ये हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁵ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है TB। ये दोनों ही केस वैलिड है। ये कब वैलिड है? एट लो टेम्परेचर्स। ये कब वैलिड है? एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में लो टेम्परेचर मतलब व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है जिसे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हैं डिबे टेम्परेचर, ठीक है। तो डिबे टेम्परेचर के जस्ट बाद, डिबे टेम्परेचर से पहले जो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक हीट है, इन सब चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर डिबे के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जिसमें अज्यूम किया गया था इसमें डिबे की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज रहेंगी जिससे वाइब्रेशंस हो रहे होंगे सॉलिड के अंदर, वो वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक कांस्टेंट नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी वो, ठीक है। तो उसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स दोनों मोड्स मौजूद रहेंगे। उस थ्योरी को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो जब टेम्परेचर डिबे टेम्परेचर से बहुत कम रहेगा उस समय जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा T⁵ और टेम्परेचर ग्रेटर देन θD, ऐसे केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और शुरुआती दौर में वेरी लो टेम्परेचर कर दोगे तो वेरी लो टेम्परेचर में इसका इफेक्ट इतना नहीं देखने को मिलेगा, फिर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ये हम जानते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जो एक्चुअल ग्राफ हमें देखने को मिलेगा रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, वो ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस प्रकार से, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा हमें ग्राफ देखने को मिलता है। सो दिस इज रो इम्प्योरिटीज, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर रो लो टेम्परेचर्स की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁵ एंड देन रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁻1, T⁻1, ठीक है। अब इसका जब आप रिवर्स कर देंगे, इसका जब आप रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी वाला ग्राफ मिल जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है वो अगर इस प्रकार से है तो सिंपली हमारे पास कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है, तो ये ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगा। सो ये हमारे पास एक्चुअल में ग्राफ जो होता है वो है। और ये जो इतना सा भाग है, ये इतना सा भाग जो है ये पूछा भी गया था दरअसल एग्जाम के अंदर, ठीक है, IIT जैम में भी पूछा गया है और गेट के अंदर भी पूछा गया था कि मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है वो किस प्रकार से होता है। ओके, अब जो थर्मल कंडक्टिविटी उस पर हम बात करते हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसका एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया था वो था Ne², ठीक है, Ne² λV डिवाइड बाय 6kT, ये एक्सप्रेशन आया था हमारे पास। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करता है कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लग रहा है किसी कंडक्टर के अंदर। जबकि एक दूसरे टर्म्स में हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हमें बताता है कि कितनी आसानी से हीट फ्लो करती है किसी कंडक्टर के अंदर, कितनी आसानी से हीट फ्लो करना, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, ठीक है। तो इसको आप जो है एक एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू जो हीट फ्लो है KA dt/dx, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। यहाँ से K आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो K का एक्सप्रेशन आता है वो आपने ध्यान रखना है, हाफ N K V लैम्डा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है, थर्मल कंडक्टिविटी भी है, दोनों का रेशियो आप मालूम कर सकते हैं।
ठीक है, तो दोनों का रेशियो हम लोग जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा K/सिग्मा, दिस इज इक्वल टू हाफ n KV लैम्डा मल्टीप्लाइड, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 6KT डिवाइड बाय NE² लैम्डा V। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, सो ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से V लैम्डा ये भी कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये 3 पर कैंसिल आउट हो जाता है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट कि जो K/सिग्मा है इसका एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया 3K² E², ठीक है, KB² बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, और T। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है जो कि कांस्टेंट है इसे बोलते हैं लॉरेंज नंबर, ठीक है, दिस इज लॉरेंज नंबर। तो एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया K/सिग्मा इज इक्वल टू लॉरेंज नंबर L एंड दिस इज T। दिस इज कॉल्ड वेडमैन-फ्रेंज लॉ, ठीक है, वेडमैन-फ्रेंज लॉ है। ये कहता है कि जो रेशो होता है थर्मल कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ द कंडक्टर्स, दिस वेरी लीनियरली विद द टेम्परेचर T। ठीक है, हम देख सकते हैं ये तो टेम्परेचर पर निर्भर कर नहीं रहा, जबकि ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो दिस बटा दिस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर T के। ओके, तो ये हमारे पास है वेडमैन-फ्रेंज लॉ। तो सक्सेस नंबर 2 हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसके अलावा और हमने क्या सीखना है, स्पेसिफिक हीट भी आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट हालांकि इसका एक डिसएडवांटेज है, फेलियर है। कैसे, देखो, स्पेसिफिक हीट जो होगा किसी मेटल के केस में वो 2 का कंट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का भी और लेटिस का भी या एटम का भी। तो हमारे पास एटॉमिक कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन भी हम लोग कंसिडर करते हैं। अब एटम जो होता है ये तो बाउंड होता है, एटम तो बाउंड है हमारे पास, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक कंडक्टर या मेटल के अंदर फ्री होता है। ये हमारे पास क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो इसे हम इक्विपार्टीशन थ्योरम से मालूम कर सकते हैं। अगर ये एटम बाउंड है तो देखिए, अगर ये एटम है हमारे पास तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है। मतलब जाने का मतलब ये हुआ कि फ्री नहीं है, बट ये वाइब्रेशन कर सकता है इस एक्सिस के। अब क्योंकि वाइब्रेशंस इसके सिंपल हार्मोनिक होंगे अलोंग दिस डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस एंड माइनस एक्स एक्सिस, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें दोनों का अगर कंसिडर करें, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू, दोनों का मैंने एक्सिस का कंसिडर किया है, प्लस में भी और माइनस का भी, तो 2 इंटू, एक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 है, दोनों केस में 2 हो जाएगा, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड जो एवरेज एनर्जी है वो कितना होगा, हाफ KT। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा KT। अब ऐसे n नंबर ऑफ अगर एटम्स मौजूद हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n के भी होता है r, तो RT हो जाएगा। लेकिन ये RT अलोंग x एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस फिर RT आएगा, अलोंग z एक्सिस फिर RT आएगा। तो जो एटॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो नेट हमारे पास हो जाएगा 3RT। तो जो U है वो हमारे पास हो जाएगा 3RT, दैट मीन्स एवरेज एनर्जी। और स्पेसिफिक हीट कितना होता है, du/dt, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 3R, ठीक है। तो एटॉमिक कंट्रीब्यूशन हो गया हमारे पास कितना, 3R। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों में जा सकता है, ठीक है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड होगा हाफ KT, और ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हुए तो n के भी हो जाएगा हाफ RT, ठीक है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 RT, और इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो 3/2 R। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन में स्पेसिफिक हीट हो जाएगा हमारे पास 3/2 R। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3R प्लस 3/2 R, तो नेट हमारे पास आ जाएगा 9/2 R, एंड दिस इज इक्वल टू 4.5 R। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स से जब हम मालूम करते हैं स्पेसिफिक हीट तो ये वैल्यू नहीं आती है। इवन टेम्परेचर के साथ भी स्पेसिफिक हीट वेरी करता है, हाई टेम्परेचर पे भी नहीं आता। मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर करोगे ना, मैक्सिमम भी टेम्परेचर, तब भी स्पेसिफिक हीट का वैल्यू 3R से एक्सीड नहीं करेगा, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं 3R से ज़्यादा है, 4.5 R है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स के साथ यहाँ पर मैच नहीं करता, इसलिए थ्योरी का एक ड्रॉबैक हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये थ्योरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं किसी कंडक्टर या मेटल में, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसका आपने प्लॉट करना है ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ,
आप कहेंगे बहुत सिंपल है, हम लोग इक्वेशन लगा देते हैं फोर्स का, F इज इक्वल टू एम ए एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो फोर्स रहेगा वो कितना होगा, Q इंटू ई, दैट मीन्स E इंटू ई। नाउ दिस इंप्लाइज दैट M dV बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू E। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू E E T डिवाइड बाई M। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। पर क्या ये एक्सप्रेशन सही है? क्या ये एक्सप्रेशन हमेशा के लिए सही रहेगा? तो देखते हैं, जब टाइम हमारे पास काफ़ी लार्ज होगा, लेट अस सपोज टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, टाइम किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये एक्सप्रेशन सही नहीं माना जाता। ठीक है, फॉर लार्ज टाइम हम ये एजम्पशन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू ई, ये इक्वेशन ही गलत हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कुछ सुधार करना पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है जब टाइम काफ़ी अधिक हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को आपको लिमिट में लेकर के आना पड़ेगा, और वेलोसिटी को लिमिट में लाने के लिए आपको एक रेजिस्टिव फोर्स अज्यूम करना पड़ेगा इनसाइड द क्रिस्टल। ठीक है, तो आप ऐसा अज्यूम करके चलिए कि जो हमारे पास मेटल या कंडक्टर है उसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्कैटरिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्री हैं वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इलेक्ट्रॉन जो स्कैटरिंग कर रहे हैं वो दो की वजह से कर रहे हैं, ये अभी हमने देखा भी था रेजिस्टिविटी के अंदर। एक तो हमारे पास जो एटम्स उसके अंदर मौजूद हैं उसके वाइब्रेशंस की वजह से, थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से, जिनको हम फोनॉन्स कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास रहेगा डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस जो लेटेस्ट के अंदर मौजूद होंगे, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग कर रहे हैं। अब इन स्कैटरिंग की वजह से क्या होगा, क्योंकि डिफेक्ट्स है, फोनॉन्स है, तो ये बाउंस हो जाएंगे बैक। ठीक है, बाउंस जब बैक होंगे तो एनर्जी का तो लॉस होगा यहाँ पे, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रिटार्डेशन टर्म ये हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा, रिटार्डेशन टर्म इंट्रोड्यूस करना होगा। थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स है, कुछ इस प्रकार का बिहेवियर है कि डैम्पिंग फोर्स हमारे पास क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स में हम लोग एक टर्म जो है ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा के अंदर, माइनस गामा वी। ये माइनस तो ये डिनोट करता है कि हमारे पास ये रिटार्डिंग जो है वो बिहेवियर है, और ये जो गामा है वो डैम्पिंग कोफिशिएंट था जब हम डैम्पिंग जो है फोर्स पढ़ते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे ये गामा फैक्टर जो होगा ये है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, गामा फैक्टर है, और ये वेलोसिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो गामा फैक्टर है ये निर्भर करेगा इस चीज़ के ऊपर कि क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की कि वो स्कैटर होगा। दैट मीन्स दिस गामा फैक्टर डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। ठीक है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो गामा का वैल्यू होगा इट इज़ 1 अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है 1 अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं जब हमने न्यूक्लियर पढ़ते हैं तो उस समय पे इस प्रकार से लिखते भी हैं, 1 अपॉन रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इसमें ये वाली टर्म यहाँ ऐड कर देते हैं और फिर इसके बाद सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिटार्डेशन टर्म इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता रहेगा, कोलिजन्स भी हो रहे हैं, और कोलिजन्स की वजह से वेलोसिटी कुछ ना कुछ इन्फिनिटी नहीं रहेगी, कम ही रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए आल्सो एम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू ई ई माइनस में गामा बी। एक बात और यहाँ से कि जब हमारे पास स्टडी स्टेट हमारे पास जब आएगा तो उस समय पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेलोसिटी एक्वायर कर जाएगा, दैट वाज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसा कह सकता हूं उस समय पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो जीरो हो रहा होगा। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा एट द स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ऐसे केस में ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, एंड दिस वेलोसिटी बिकम्स द इलेक्ट्रॉन फाइनल वेलोसिटी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ई हमारे पास गामा वी फाइनल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि जो गामा है वो फाइंड आउट कर लो यहाँ से। तो गामा जो है वो मेरे लिए एक नया टर्म था यहाँ पे, तो गामा मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ ई डिवाइड बाई वी एफ। ठीक है, और ये जो टर्म है इस टर्म को मैं वापस इस इक्वेशन में पुट करके इस वेलोसिटी v का वैल्यू मालूम कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये तो जो बात चल रही है वो स्टेडी स्टेट, जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब की बात चल रही है। उस समय पे नेट फोर्स जो है उसके ऊपर जीरो लग रहा होगा और स्टेडी स्टेट के ऊपर इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों फोर्सेज आपस में बैलेंस कर रहे होंगे एंड द इलेक्ट्रॉन एक्वायर द फाइनल वेलोसिटी वी एफ। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एम डी वी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू ई माइनस में ई वी डिवाइड बाई वी एफ। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग v का वैल्यू सॉल्व करते हैं। सो इसे हम आगे देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा डी वी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एम। इसे आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स में आ रहा है ई और डिवाइड बाई एम हो जाएगा। सो 1 माइनस वी बाई वी एफ, वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो डी वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी बाई वी एफ।
एंड दिस इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू डी टी। ठीक है, और हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉगरिथम 1 माइनस वी बाई वी एफ एंड डिवाइड बाय, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, -1 बाई वी एफ, तो -1 बाई वी एफ एंड दिस इज इक्वल टू ई टी बाई एम। ठीक है, ना यहाँ से हम लोग मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln 1 माइनस वी बाई वी एफ एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ई। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा t डिवाइड बाई एम वी एफ, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, ln को उस तरफ भेजेंगे नेचुरल लॉगरिथम को, तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एलसीएम लेते हैं तो वी एफ माइनस वी एंड दिस इज इक्वल टू वी एफ ई टू द पावर दिस होल टर्म माइनस में ई टी बाई एम वी एफ। ठीक है, और इसे दैट v इज इक्वल टू वी एफ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ई टी डिवाइड बाई एम वी एफ। तो फाइनल एक्सप्रेशन ये हमारे पास आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनकी वेलोसिटी बताने लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। जब टाइम हमारे पास जीरो होगा, जिस समय टाइम हमारे पास जीरो होगा उसमें आप देख सकते हैं e टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी 0। तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल बिकम 0 एंड v इज इक्वल टू वी एफ। सो v कितने के बराबर हो जाएगा? वी एफ। ठीक है, और वी एफ जो है वो हम लोग मालूम कर सकते हैं गामा के टर्म्स में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया ये कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो उस समय पे ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो एक्वायर किया जा रहा है दैट वाज वी एफ। इधर वेलोसिटी है, ये 0 है, और इधर टाइम चल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो अप्लाई कर रहे थे उसको स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली क्या करेगा? इस प्रकार से जाएगा, डिक्रीज करता हुआ इस प्रकार से। ठीक है, फिर इस प्रकार से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारे पास हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ। ओके, इसके अंदर जो कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमारे पास रेजिस्टिविटी है, उसमें कंडक्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब के जो ऑर्डर है ना आपको वो कम से कम पता होना चाहिए आपको किसी कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स में उनका ऑर्डर मैं एक जगह लिख देता हूँ। ठीक है, हालांकि किसी बुक में भी आपको मिल जाएगा, बट वो ऑर्डर एक तरह से अगर आप याद कर लें कुछ चीज़ों में तो आप लेंगे बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का। सो ये ऑर्डर है आप लोगों का कंडक्टर्स के केस में। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये हमारे पास है रिलैक्सेशन टाइम, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी आप देख सकते हैं 10⁻5, 10⁻6 इतना आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड। एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है पर मीटर क्यूब आपको पता है 10⁻28 होना चाहिए। तो ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ पैरामीटर्स है कंडक्टर्स के केस में जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये तो आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, ये 3 तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छी बात है इन फैक्टर्स को भी अगर आप याद रखते हैं तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।